हूँ आपकी क्या आप क्या पूछ रहे हो। जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक्सेल की। एक मिनट वेट करना है, यहाँ पे ओपन नहीं हुआ अभी तक। ओपन हो गया, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेल की। यदि तो आप क्या पूछ रहे थे, जैसे कि आपने पूछा था कि हम जैसे कि आपने कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पे 1 2। आप वैसे बताइए आप कहने का चाहते हैं, एक बार दोबारा आप समझाइए एक बार। हाँ सिद्धार्थ जी, एक बार दोबारा बताइए आप क्या बता रहे थे। कंपनी नेम और स्ट्रीट एड्रेस, इसके लिए सर ना कोई बात नहीं, मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पेस्ट। हाँ लिखूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, मैंने एस नंबर लिख दिया यहाँ पे सीरियल नंबर। हाँ 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 हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट होल्ड करना। किसका माइक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं पहले से म्यूट कर देता हूँ। अब आप बोलिए। हाँ अब आप बोलिए। हाँ हाँ। तो देखिए देखिए, हाँ इसके लिए सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इन दोनों को सिलेक्ट करके कर दीजिए मर्ज। ओके ओके, अगर मर्ज यहाँ से कर दोगे ना, मर्ज अक्रॉस, तो आप देखो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ओके अब जो करना क्या है, बॉर्डर लगा के भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें इतनी, है ना। हाँ अब देखिए, अब यहाँ देखिए बॉर्डर लगाया मैंने। अब आप देखिए, आपको थोड़ा इंक्रीज करके दिखाता हूँ कुछ चीज़। हो रहा साइज वैसा ही। तो देखिए ना बॉर्डर लगा दिया मैंने, बॉर्डर लगा दिया यहाँ देखिए ज़रा। हो रहा है ना। तो यही पूछ रहे थे ना आप। तो ये इस तरह से होगा आपका। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको पहले वाले टेक्स्ट को मर्ज ही, पहले वाले सेल को मर्ज ही करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा काम कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा काम नहीं कर पाओगे एक्सेल में। और कोई डाउट आपका। हाँ हाँ हाँ। देखो एक बार प्रिंट प्रीव्यू का ड्रॉ लाइन आ गया तो वो वापस नहीं हटेगा, है ना। जब तक आप फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन नहीं करोगे तब तक वो नहीं हटेगा। वही ना, यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, प्रिंट प्रीव्यू की लाइन आती है, दिखाते हैं यहाँ पे डॉट 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 बन के आती है। हाँ वो आपकी नहीं हटेगी, वो जब तक आप एक बार आपने प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो वो लाइन आपकी शो होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। वो तभी हटेगी जब आप फाइल को सेव करके क्लोज करोगे, फिर ओपन करोगे, तो वो फाइल आपकी हट जाएगी, वो आपका निशान वहाँ से हट जाएगा, है ना। हाँ वो अगर तब करना तभी आपको वो साइन हटेगा, नहीं तो वो ऐसे नहीं हटेगा। अच्छा तो देखिए आज की क्लास हम हाँ पूछिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वाले है ना। मैं एक बात आता हूँ, 30 मिनट्स हमारी फंडामेंटल चलेगी, 30 मिनट्स आपकी चलेगी प्रैक्टिस। तो जो भी क्वेश्चन हो ना, आप वो प्रैक्टिस वाले में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। क्योंकि फंडामेंटल क्लास को हम लेट नहीं करते, है कि नहीं। तो 30 मिनट्स कर देंगे ना। आप जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको प्रैक्टिस से चलेगी, उसमें आपकी जो भी मैंने एक हफ्ता पढ़ाया वो सारी रिविजन कराऊंगा, और जो डाउट्स हो वो सारे क्लियर कराऊंगा। तो फंडामेंटल क्लास के बाद जो भी आपको डाउट्स हो मुझसे पूछ लेना।
ओके तो यहाँ देखिए पिछली क्लास यानी पिछली फ्राइडे जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल में, क्या पढ़ा था हमने पिछले फ्राइडे? जो इससे पहले क्लास जो फंडामेंटल की हुई थी उसमें हमने क्या टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल में, बताइए हमने क्या टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास के फंडामेंटल में? नहीं फंडामेंटल क्लास, देखो मैंने ये पूछा फंडामेंटल क्लास में। फंडामेंटल होता है आपका कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। इससे पहले मैंने को बताया था प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, बताया था कि हमारा जो सीपीयू वो कैसे काम करता है हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के साथ। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी हमारी क्या होती है और कैसे काम करती है हमारी मेमोरी पीसी के अंदर, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो कैसे काम करती है। ओके तो मैं आपको यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, कंप्यूटर फंडामेंटल। हम इसे पढ़ेंगे कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज हमारा तीसरा दिन है फंडामेंटल क्लास का। ये डेली आपकी फ्राइडे होगी 30 मिनट्स। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी हमारी क्या होती है, वो कैसे काम करती है, इसमें कितने तरीके के मेमोरी के है ना पार्ट्स होते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी में क्या दिखा रहा है, ये रहा मेमोरी। मेमोरी के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल मेमोरी और एक होता है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। ओके इंटरनल मेमोरी में हमारे दो पार्ट होते हैं, इंटरनल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ओके अब प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। और वही सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट होता है, उसे कहता है हार्ड डिस्क। तो ये जो इंटरनल मेमोरी में ये सारे पार्ट्स हैं, इन्हें कहते हैं इंटरनल मेमोरी। अब आता है मेमोरी का सेकंड पार्ट है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का भी एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं आपके, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, टैब ड्राइव, जिप ड्राइव, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर एक्सेट्रा, ये सब क्या आते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ओके तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। सीपीयू के साथ वो कैसे काम करता है, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो आपका मेमोरी के साथ मिलकर ही आपको वर्क प्रोवाइड करता है, नहीं तो बिना मेमोरी के आप वर्क यहाँ काम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल मेमोरी के बारे में। आखिर इंटरनल मेमोरी हमारी होती क्या है। तो यहाँ देखिए मैं आपको इंटरनल मेमोरी के बारे में बता देता हूँ, है ना। द मेमोरी इज़ इनसाइड द कंप्यूटर। जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कहाँ होती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। जैसे आपको दिख रहा है सीपीयू, जो कि मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी, वो किस में होती है, आपकी सीपीयू के अंदर होती है ये। वेयर डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। मतलब जो भी डाटा और प्रोग्राम सेव होता है प्रोसेस काम करने के बाद, वो कहाँ से होता है, आपका इंटरनल मेमोरी में सेव होता है। एग्जांपल अब ये आपको पूछ रहा है डाटा एंड प्रोग्राम। डाटा और प्रोग्राम होता क्या है मैं बताता हूँ। डाटा वो होते हैं जो आप काम करते हो, वर्क करते हो किसी सॉफ्टवेयर में, उसे सेव करते हो, वो होता है आपका डाटा। और प्रोग्राम वो हुआ जिस पे आपने काम किया, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये हुआ आपके प्रोग्राम, है ना। तो आर स्टोरेज आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब काम करने के बाद तो कहाँ स्टोर होते हैं, आपके रैम में ही, आपके क्या कहते हैं, ये इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं, है ना। जो भी डाटा आपका होता है सारा का होता है वो इंटरनल मेमोरी में आपका सेव होता है। तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, यानी कि इंटरनल मेमोरी के कितने प्रकार की होती है, हमारी 2 प्रकार की इंटरनल मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है। तो यहाँ देखिए अब मैं सेकंड टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, है ना। ये प्राइमरी मेमोरी हमारी आखिरकार होती क्या है ना। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन सप्लाई बाय द यूज़र, है ना। जो भी डाटा जो भी इंस्ट्रक्शन हाँ जो यूज़र देता है ना, यूज़र आर फर्स्ट स्टोरेज इन प्राइमरी मेमोरी। यूज़र के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसकी पहली स्टोरेज होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। क्या स्टोरेज देती है हमारी पहली प्राइमरी मेमोरी होती है। जो भी डाटा मैंने इनपुट करवाया उसकी पहली स्टोरेज हमारी प्राइमरी मेमोरी। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इट कैन बी स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी मेमोरी फॉर द रीयूजिंग द रिजल्ट इन फ्यूचर। मतलब जो आपने इनपुट यूज़र के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट किए गए उसकी पहली स्टोरेज हुई हमारी प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद अगर कोई भी डाटा आप सेव करते हो, उसके बाद जो डाटा आप सेव करते हो वो कहाँ चला जाता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है ना। क्यों सेव होता है, क्योंकि हम उस डाटा को बाद में फ्यूचर में दोबारा इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसलिए वो कहाँ से होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। तो ये आपको ये बता रखा है द डाटा इंस्ट्रक्शन सप्लाई बाय द यूज़र आर फर्स्ट स्टोरेज इन अ प्राइमरी मेमोरी। यूज़र के द्वारा जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, मतलब सेव करने के बाद डाटा आपका कहाँ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। क्यों सेव होता है, फॉर द रीयूजिंग, मतलब उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो उस रिजल्ट को फ्यूचर में, इसलिए हम डाटा वहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है डाटा। द प्राइमरी मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस।
जो आपको प्राइमरी मेमोरी होता है वो आपके प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ मिलके काम करता है ना। बिकॉज विदाउट इट इज़ द कंप्यूटर इज़ नॉट एबल टू बूट एंड वर्क, यानी कि इसके बिना आप कंप्यूटर के अंदर बूट और वर्क नहीं कर सकते। बूट और वर्क का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बूट यानी कि अगर आप बूट यानी कि कंप्यूटर में अगर विंडो इंस्टॉल करते हो तो आपको बूट करना पड़ता है पहले कंप्यूटर को। तो बूट का सिस्टम होता है आपका रोम में, और वर्क आप करते हो रैम में, है ना। जो भी आप काम कर रहे हो अभी कंप्यूटर में, जो भी आपने हाल ही में टाइप किया है, जो भी आपने वर्ड टाइप किया वो किस में कर रहे हैं आपने, और जो भी आपको दिख रहा है डिस्प्ले में डाटा वो आपको रैम की वजह से दिख रहा है ना। तो ये बता रखा है अगर इन दोनों में से कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है, प्राइमरी मेमोरी में से दोनों में से कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है, तो कंप्यूटर ना ही आपका स्टार्ट होगा ना ही उस पर काम कर सकते हो। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ओके, प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझ में आया आपको। प्राइमरी मेमोरी हमारी आखिरकार होती क्या है। अब यहाँ पे आते हैं रैम के बारे में। रैम क्या होती है आखिरकार हमारी, है ना। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम उसे जानते हैं। द डाटा इन इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रैम, जो भी डाटा जो भी इंस्ट्रक्शन आप ऐड देते हो कंप्यूटर में, है ना, वो कहाँ स्टोर होता है, आपका रैम में सेव होता है ना। अभी जैसे कि एग्जांपल, जैसे जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे अब मैंने ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, टेक्स्ट अब कहाँ सेव है, अभी ये सेव है अभी वो कहाँ पे, रैम में सेव है। कहाँ सेव है, रैम में। कैन बी रीड ओवर एंड ओवर अगेन, मेरा जो डाटा है उससे आप बार बार लगातार पढ़ सकते हो, है कि नहीं। अगेन विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैम, है ना, बिना इसे डिलीट करे बार बार इसे पढ़ सकते हो, है ना। इट्स डाटा आर डिस्ट्रॉय, ये डाटा कब डिस्ट्रॉय होगा, इफ़ पावर फेल्स, है ना। जब आपका पावर फेल होगा यानी कि पावर कट हो जाएगा कंप्यूटर में से, तो जाकर डाटा क्या होगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्जाम्पल, द कंटेंट ऑफ रैम आर लॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई इज कट पावर, यानी कि जब भी डाटा आपका कब लॉस्ट होगा, जब आपके कंप्यूटर में से पावर कट हो जाएगा, फिर लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाएगी। अगर आपने डाटा को सेव नहीं किया है, जो डाटा को रैम में दिख रहा है वो डाटा आपको डिस्ट्रॉय हो जाएगा पावर कट होने पे। ये आपको बता रखा है। इस कॉल्ड ऑल्सो नोन एज मेमोरी, इसे रैम को क्या कहते हैं, रैम इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। रैम को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैम कैन बी अल्टर्ड, ये बता रहा है रैम के बारे में बता रहा है। रैम है क्या, रैम आ रहा है अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। आप चाहो तो रैम को रिप्लेस कर सकते हो अदर किसी और रैम से, चाहो तो रैम को बढ़ा सकते हो। रैम अगर मान लो अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है तो आप 4 GB इंक्रीज़ कर सकते हो, 5 GB कर सकते हो, 8 GB कर सकते हो, है ना। तो ये बता रखा है रैम हमारी अल्टर्ड, यानी कि इसे बाद में चाहे रिप्लेस कर सकते हैं। रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, जो भी डाटा उसमें होता है वो हमारा टेम्परेरी डाटा होता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, अब आता है रोम के बारे में, है ना। रोम क्या होता है ना, और रोम कैसे वर्क करता है इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपको दिखा रहा है रोम स्टैंडर्ड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम्स इंस्ट्रक्ट द परमानेंटली, जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो परमानेंटली बिल्ड होते हैं, उसमें ऑलरेडी ऐड किए जाते हैं। कब ऐड करते हैं, इनटू सर्किटली बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जब ये बन रहा होता है, जब मदरबोर्ड बन रहे होते हैं कंप्यूटर के या CPU के और लैपटॉप के, तो जो CPU होती है होता है रोम एक IC की तरह होता है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये फोटो है रोम की। तो ये मैन्युफैक्चर के दौरान इनबिल्ड किया जाता है इसके अंदर, है ना। उसमें डाटा जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं सारे इसमें फीड किए जाते हैं जब ये बन रहा होता है आपका, है ना। तो वो बता रहा है इसमें जो भी डाटा होता है वो ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं कि आपसे डाटा को पढ़ सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और रोम कैन नॉट बी अल्टर्ड, और रोम आपकी अल्टर्ड नहीं होती कि इसे आप बार में अपने अकॉर्डिंग इस ये रोम नहीं पसंद है तो कोई और रोम आके आपने लगा दी, ऐसा नहीं होता। ये ऑलरेडी इनबिल्ड रहती है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये आपको बता रहा है। इट इज़ अ परमानेंटली बिल्ड इन अ मेमोरी, मतलब ये एक ऐसी मेमोरी जो परमानेंटली बिल्ड की जाती है मदरबोर्ड के अंदर में। व्हेन द पावर इज़ लॉस्ट दैट कंटेंट ऑफ रोम कैन नॉट बी लॉस्ट, पावर जाने के बाद रोम के अंदर जो भी डाटा होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन ऐड किए जाते हैं मैन्युफैक्चर के दौरान, वो डाटा आपको लॉस्ट नहीं होता पावर कट होने पे। वो डाटा आपका रोम में जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता आपका, है ना। यहाँ लिखा रहा है रोम कैन नॉट बी लॉस्ट, है ना। चेक द हार्डवेयर पार्ट्स कनेक्शन यूजिंग रोम, मतलब रोम के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में करे हुए जो भी हमारे पार्ट्स कनेक्ट है उसे हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा रहा है लाइक कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर एक्सेट्रा, है ना। तो रोम क्या करता है, रोम आपका बूट वर्क का काम करता है। कोई भी विंडो इंस्टॉल करनी होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं बूट, तो वो आपको रोम करवाता
है ना। तो बूट के ज़रिए ये जो रोम है, रोम के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में पार्ट चेक कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट आपके कनेक्ट है, कौन कौन से पार्ट आपके कनेक्ट नहीं है। और एक और काम बताता हूँ रोम का काम क्या होता है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, है ना, जिस भी कंपनी का आपके पास सीपीयू होगा उस कंपनी का लोगो दिखाता है ना स्टार्टिंग में, वो भी आपका रोम में ही होता है ना। उस लोगो को आप पढ़ सकते हो, उस लोगो को चेंज नहीं कर सकते ना, वही काम होता है रोम में। रोम में डाटा हम पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। रैम में हम डाटा चेंज कर सकते हैं बाद में जब चाहे उतनी बार, लेकिन वो आपका टेम्परेरी डाटा रहता है कि कभी भी अगर पावर सप्लाई पे डाटा आपको वहाँ पे लॉस्ट हो सकता है ना। तो एक बार मैं आपको आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ और पूछता हूँ सबको समझ में आया नहीं आया। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। अभी मैंने जो प्राइमरी मेमोरी इन सब के बारे में बताया, समझ में आया आपको? रोम आपकी अल्टर्ड नहीं होती है, रैम आपकी अल्टर्ड होती है। रोम को आप क्या कहते हैं कि निकाल के वापस कोई और रोम नहीं लगा सकते, वो ऑलरेडी बिल्ड रहती है सर्किट के अकॉर्डिंग, सर्किट में ऑलरेडी बिल्ड की जाती है ये। और रैम आप चाहे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो कि अगर आपको 2 GB रैम चाहिए आप 4 GB कर सकते हो। तो रैम को हम कहते हैं अल्टर्ड मेमोरी, ये हमारी नॉन अल्टर्ड मेमोरी। ओके, तो अब हम आगे, हाँ बोलिए। देखो मैं आपको क्या, आपको रोम देखना है कंप्यूटर में, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा दूंगा कि रोम आखिर होता क्या है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ इंटरनेट की, आपको वहाँ पे मैं ये बताता हूँ रोम आखिर हमारा होता। अब ये देख, हाँ तो लैपटॉप में देखो, लैपटॉप में तो आपको पीछे के आपको ना ये पेज वेज खोल के प्रॉपर मदरबोर्ड बाहर निकाल के आपको फिर देखना पड़ेगा कि आखिर हाँ कहाँ होता है। तो देखिए ये होता है आपका रोम। रोम आपका कुछ इस तरह से एक आईसी लगी रहती है मदरबोर्ड में, अब देख रहे हो, कुछ इस तरीके से आपकी आईसी लगी रहती है मदरबोर्ड में, इसे कहते हैं हम रोम। ओके, होती है, इसके वर्जन होते हैं DDR2, DDR3, DDR4, है ना। ये होती है हमारी रैम। हाँ देखिए, ये देखिए PDF, हाँ PDF सेंड कर दूंगा मैं आपको, है ना। इसकी PDF नॉर्मली वैसा नहीं है, अब मैं आपको ये पूरा सेंड कर दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हो घर पे। जो मैंने फंडामेंटल यहाँ लिखे हुए हैं जो भी, है ना, जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं ये फंडामेंटल, है ना, ये मैं सेंड कर दूंगा, आप घर पे पढ़ सकते हो। ये पावर पॉइंट में बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे ये, हाँ मैं ये बता रहा हूँ, जो ये जो मैं भेजूँगा ये आपका पावर पॉइंट में ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये पावर पॉइंट में बना हुआ है। तो अगर आपके कंप्यूटर अगर फ़ोन में ओपन करना चाहते हो इसे, तो आपके फ़ोन में पावर पॉइंट होना ज़रूरी है, तब जाके ओपन होगा, वरना ये ओपन नहीं होगा, है ना। मैं भेज दूँगा इसे, है ना। क्योंकि देखो आपने जो पूछा ना रैम और रोम को दिखाना, देखो कंप्यूटर पार्ट मैं खोल के यहाँ पर दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो सारे अंडर बिल्ड रहते हैं ना, पेज से कसे हुए रहते हैं, तो मैं आपको ऐसे मदरबोर्ड दिखा नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको इमेज शो करा दी कि रैम और रोम आखिर हमारे कैसे दिखते हैं कंप्यूटर के अंदर में, है ना। तो जैसे मैं म्यूट कर देता हूँ, हाँ पूछिए। पावर पॉइंट में नोट्स देखो नोट नहीं रहेगा पावर पॉइंट में, मैं ये ऑलरेडी जो बना हुआ है ये नोट, ये पावर पॉइंट में बना हुआ है, तो मैं ये नोट्स ही भेज दूंगा आपको। ओके, तो ये देखिए, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। अब हम देखो, जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ लिया था, प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या होता है, रैम और रोम होता है। हमने उसके बारे में क्या कहते हैं पढ़ लिया कि रैम हमारी क्या काम करती है, रोम हमारी कैसे काम करती है, और उनका बेसिकली वर्क क्या होता है कंप्यूटर के अंदर में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ बेसिकली यूज टू स्टोर एवरी डाटा। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर सारे डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, हर तरीके के हर प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी का। जैसे कि कोई भी लाइक मूवी, सॉन्ग, पिक्चर, या फिर एनी टाइप ऑफ डाटा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसको सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। कोई भी डाटा जो भी सेव करना हो तो उस पर करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। विच यू वांट टू रीयूज़ इन फ्यूचर, मतलब जब भी चाहो आप उसे यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। डाटा को आपको चेक करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, या कोई एडिटिंग करनी है बाद में उससे कर सकते हो।
इट स्टोर एवरी डाटा इन परफॉर्म, है ना, एवरी डाटा इन फॉर्म ऑफ फाइल, मतलब जो भी डाटा आप सेव करते हो एक फाइल के अकॉर्डिंग से सेव करता है वो, है ना, एक फोल्डर के अकॉर्डिंग आप उससे जो भी डाटा सेव करते हो तो एक फोल्डर में हम सेव करते हैं, उससे बता रहा है फाइल। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम डाटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जब चाहे डिलीट करना, जब चाहे रीड करना, जब चाहे उसे क्या कहते हैं एडिट करना, जब चाहे हम कर सकते हैं, उसलिए बता रहा है सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब चाहे उस मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली अपने अकॉर्डिंग। इट रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, मतलब जो आपका जो सेकेंडरी मेमोरी में जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो भी वेरी हाई स्पीड से रोटेट करती है, यानी ये घूमती है बहुत ज़्यादा तेज। इट रीड एंड राइट, जिसको आप पढ़ सकते हो और उस पर आप जो भी आप चाहे अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हो डाटा। हार्ड डिस्क इन एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी का जो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, एक हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है इंटरनल मेमोरी में से, है ना। सेकेंडरी मेमोरी हमारी कुछ इस तरह से वर्क करती है। ये जो भी बताया आपको, ये सारे काम बताए आपको हार्ड डिस्क के बताए हैं कि बेसिकली हार्ड डिस्क में हमारा क्या काम होता है। अब यहाँ पे हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क आपकी कंप्यूटर में कुछ इस तरह से होती है, जैसे HD ड्राइव कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंसेंसिटिव स्टोर डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, मतलब ये आपके बहुत क्या कहते हैं रेयर रखते हैं स्टोरेज होती है, इस पर हम जो भी डाटा हम सेव करते हैं, है ना, मोस्ट यूजफुल होती है डाटा हमारा ये। ऑल द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा विच यू नीड आर स्टोर इन हार्ड डिस्क, मतलब कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको स्टोर करना होता है वो किस में स्टोर करते हैं, हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं मैं ये भी आपको बताऊँगा यहाँ पे। इट इज़ अ फिक्स डिस्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ऑलरेडी फिक्स रहती है कंप्यूटर में। ये क्यों फिक्स रहती है, अब देखिए, अब जैसे कि आगे भी देखिए, आगे भी कोई एक चीज़ बता रखी है, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द डाटा, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द हार्ड डिस्क एनी वेयर ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसके अंदर का जो हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क आप किसी भी कंप्यूटर में आप फिट नहीं कर सकते, मतलब एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण देखिए, आपका जो विंडो इंस्टॉल करते हो उसका डाटा आपका हार्ड डिस्क में रहता है, जो भी आपने काम किया सारा काम अपने हार्ड डिस्क में आपका सेव रहता है, तो अपने कंप्यूटर में लगाओगे तो वो ऐसा वर्क नहीं करेगा। इसलिए बता रखा है आप कोई भी डाटा को हार्ड डिस्क आप अपने कंप्यूटर से उठा कर इस कंप्यूटर में आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपका डाटा आपका उसी हार्ड डिस्क में है। अगर आप कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल दोगे तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, आप बोल दोगे सर मान लो अगर बिना हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्टार्ट भी हो गया, है ना, इसमें वैसे विंडो इंस्टॉल रहती है, मान लो बिना हार्ड डिस्क से कंप्यूटर स्टार्ट भी हुआ तो जो भी आप काम करो उसे सेव कहाँ करोगे, कोई तो स्टोरेज चाहिए ना आपको सेव करने के लिए। तो इसीलिए हार्ड डिस्क को हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में निकाल के लगा नहीं सकते, वरना आपका वो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ होता है हार्ड डिस्क वेयर फ्रॉम द कंप्यूटर इट रोटेट एट हाई स्पीड वेरिंग फ्रॉम 1000 RM to 6000 RM, है ना। जो कंप्यूटर में जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो रोटेट करता है वेरी हाई स्पीड से, आपको वो रोटेट करता है। कैसे करता है, 1000 RM to 6000 RM के अकॉर्डिंग, यानी 1000 राउंड पर मिनट, RM का मतलब होता है राउंड पर मिनट, 1000 राउंड पर मिनट से लेकर 6000 राउंड पर मिनट तक आपका ये रोटेट करता है। और क्यों रोटेट करता है, जितना ज़्यादा ये रोटेट करेगा उतनी ही ईजिली आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन या और क्लोज कर सकते हो, उतना ही फास्ट आपका ये कंप्यूटर वर्क करेगा। जितना फास्ट आपका ये हार्ड डिस्क रोटेट करेगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। इट स्टोरेज कैपेसिटी वेरियस फ्रॉम फ्यू किलोबाइट टू टेराबाइट, जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है स्टोर करने की वो किलोबाइट से टेराबाइट तक होती है। अभी तो टेराबाइट तक थी पहले, अब थोड़ी आगे भी बढ़ चुकी है ना। तो ये है हमारे हार्ड डिस्क का काम। सिद्धार्थ जी आपने हैंड किया है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, पूछिए। टेराबाइट होता है, देखो आप प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हो, है ना। टेराबाइट की जगह कोई टेराबाइट पढ़ता है, कोई टीराबाइट पढ़ता है उससे, है कि नहीं। देखो गीगाबाइट होता है GB, देखो हाँ मैं बता रहा हूँ, एक होता है हमारा KB, एक होता है हमारा MB, एक होता है GB, एक होता है TB। जैसे यहाँ पे लिखा किलोबाइट हम KB को कहते हैं और TB को कहते हैं हम टेराबाइट, है ना। हाँ टेराबाइट कहते हैं, है ना, टेराबाइट कहते हैं इसे। और जो MB होता है उसे क्या कहते हैं, मैं आपके सामने इन सब स्टूडेंट से पूछता हूँ, स्टूडेंट बताएंगे हमें कि MB और GB को क्या कहते हैं। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया यहाँ पे, है ना। अमरीन जी आप भी अनम्यूट हो, आप बताइए MB और GB को क्या कहते हैं। हाँ
और MB को अमरीन आप अनम्यूट हो, अब वहाँ से आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ, तो अभी आपने बताया कि MB और G को क्या कहते हैं, मेगाबाइट और गीगाबाइट, यही ना? तो आपने सही देखो वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल होता है वो करंट पे डिपेंड होता है। करंट वोल्टाइल होगा जिसमें करंट पास होता है, नॉन वोल्टाइल जिसमें करंट पास नहीं होता है ना। रोम में रोम जो होता है आपका वो होता है नॉन वोल्टाइल मेमोरी, इसमें आपका करंट नहीं लगता, आप उसे छू सकते हो रोम को, लेकिन रैम को छूओगे तो उसमें आपको करंट लगेगा। तो वो होती है वोल्टाइल मेमोरी और नॉन वोल्टाइल मेमोरी। हाँ पूछिए। देखिए इसके बारे में तो मैंने सुना नहीं है कि अगर वो होगा तो प्रोनाउंसिएशन आप कह सकते हो उसको, मैंने इसके बारे में देखा नहीं इतना, है ना, मैंने देखा नहीं है। अब वैसे आपसे एक सवाल मुझे पूछना था आप सबसे कि आप ये बताइए कि 1 GB में कितने MB होते हैं, मतलब 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? और कोई 1026? अच्छा 1024 MB, अच्छा MB होता है 1 गीगाबाइट में, 1024 MB होता है यानी मेगाबाइट होता है। अच्छा ये सही है सारे? वर्षा जी, सूरज, सुखचंद जी, ये सब बताइए जो आंसर बताया इन्होंने कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, सही है गलत है? तो जाइए आपने बता दिया, मैं नीचे जो म्यूट है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। वर्षा, सूरज, सुखचंद, रेणुका, ओप्पो 12 ये भी अनम्यूट है, बताइए। बताइए, अब आंसर ही नहीं बता रहे मुझे। देखिए मैं बताता हूँ, आपने जो बताया है कि 1 GB में 1024 MB होते हैं वो सही है आपके, है ना। और 1 टेराबाइट में कितने GB होते हैं? 1024 GB होते हैं हमारे 1 टेराबाइट में, है ना। तो इनको मिला के बनता है हमारा, ये जो बता रखे है किलोबाइट से लेकर टेराबाइट, ये आपको कैपेसिटी बता रखी है कि आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आखिर कहाँ से कहाँ तक होती है। टेराबाइट तक आपकी कैपेसिटी होती है, किलोबाइट से स्टार्ट होती है और टेराबाइट तक आपकी एंड होती है। लेकिन अब तो जो भी होते हैं आपके और भी ज़्यादा मेमोरी अपग्रेड हो गई है, आप इससे भी ज़्यादा आप एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरीज के अंदर में, है ना। ये बता रखा आपको हार्ड डिस्क के बारे में। तो आपको फंडामेंटल की ये समझ में आया, रैम रोम इंटरनल पार्ट्स और इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है। हाँ, ये जो भी मैंने यहाँ पे जो चैप्टर कंप्लीट करा है फंडामेंटल का, ये मैंने कंप्लीट करा है इंटरनल मेमोरी का कंप्लीट करा है, जिसमें आपके एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट फ्राइडे को जो क्लास होगी फंडामेंटल की, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऐसे आपका फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, है ना, ये सब पढ़ेंगे उसके अंदर में कि आखिर उसका काम क्या होता है, वो कैसे हमारे काम करते हैं कंप्यूटर में, है ना। वो किस तरीके की मेमोरी है हमारी एक्सटर्नल, है ना। कंप्यूटर में लगाने का क्या फ़ायदा होता है उससे और कैसे काम कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी आप अनम्यूट हो, आप बोलिए। इससे पहले 2 क्लास हुई है फंडामेंटल की, तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, है ना। दोनों फंडामेंटल क्लास के आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप देख लेना कि क्या क्या क्लास हुई थी फंडामेंटल में। इससे पहले मैंने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन बताई थी, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था फर्स्ट डे, और सेकंड डे मैंने प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया था कि हम जो काम करते हैं वो कैसे प्रोसेसिंग यूनिट हमें शो करता है। और थर्ड क्लास में हमने पढ़ा है मेमोरी के बारे में। ओके, तो मैं अब देखो फंडामेंटल क्लास हमारी यहाँ क्लोज होती है। अब मैं स्टार्टिंग में जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे आप सारे, अब वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि अब एक्सेल के बारे में हम आ रहे हैं। जो भी मैंने आपको 1 हफ्ते में पढ़ाया है यानी 4 डेज़ पढ़ाया है, वो मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, वो मैं आपको क्लियर भी करवाऊंगा। तो यहाँ मैं एक बार एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं एक्सेल ओपन कर देता हूँ, आप फिर मुझे उस पर बताना। जैसे यहाँ मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, आप बताइए अब आपको क्या क्या चीज़ पूछनी थी एक्सेल के अंदर में। आप पूछिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया मैंने इतना, यहाँ पे जाकर मैंने किया ऑल बॉर्डर, लगाया ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको बॉर्डर दिख रहा नहीं दिख रहा।
एक बार थोड़ा वेट कीजिए, आपको प्रिंट आपको दिख रहा है बॉर्डर ऊपर में है कि नहीं? हाँ, तो आप उस काम को हाँ देखो, काम करने के बाद भी लगाओगे तभी भी दिखेगा, बस आप देखना कि आपने प्रॉपर बॉर्डर लगाया नहीं लगाया, है कि नहीं? जैसे आप क्या करते हो ना, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, आपको जो सामने दिख रहा है वैसे बॉर्डर लगाते हो। एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सबको करता हूँ नो बॉर्डर। जैसे आप सामने सामने काम कर रहे हो, जैसे आपने लगाया यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर, है ना, और आपने लगा दिया राइट बॉर्डर, ओके, और आपने लगा दिया बॉटम बॉर्डर। मतलब जो जो आपको स्क्रीन में दिखा और ऐसे लगा कि हाँ मैंने सब पे बॉर्डर लगा दिया है कि नहीं, लेकिन मैंने टॉप पे बॉर्डर नहीं लगाया ना, तो है ना, तो आपको लग रहा होगा हाँ टॉप पे बॉर्डर आ रखा है, लेकिन टॉप पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ। आपको जो स्क्रीन में दिखता है ना वैसा समझते हो कि हाँ आ गया होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, सेलेक्ट करके आप एक बार सब पे दोबारा अप्लाई कर लेना। अगर मान लो बाई चांस अगर आप कहते हो कि ऊपर बॉर्डर नहीं आया, तो सेलेक्ट करके टेबल जो भी डाटा आप काम करो, इनवॉइस हो या कोई भी आप टेबल बना रहे हो, क्रिएट करो, तो सेलेक्ट करके दोबारा उस पर क्लिक कर देना जहाँ आपको बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर आपको वहाँ पे ऐड हो जाएगा। हाँ पूछिए। देखिए उसका काम मैं बताऊंगा आपको। उसका काम आपको व्यू में आएगा, व्यू के अंदर ही आपका पूरा काम आएगा कि एक पेज में डाटा कैसे सेट करते हैं। व्यू से पहले ही आ जाएगा, जब मैं पेज आउट पढ़ाऊंगा ना, पेज लेआउट, तब आपको बताऊंगा कि कोई भी डाटा को एक पेज में ऐड करना हो तो कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, वो मैं बता दूंगा कैसे ऐड करना है उसका। हाँ पूछिए। हाँ 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 एडवांस में जाना है। उसमें ऑप्शन आपको सामने मिलेगा। देखो मेरे पास फ़ोन 7 तो अभी अवेलेबल नहीं है ना, मेरे पे अभी अवेलेबल नहीं होगी जिस पीसी में जिसमें पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप में। हाँ हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, वो आपका 7 में है, वो आपका 7 में ऑप्शन है। ओके, मैंने 7 में अप्लाई किया है बहुत बार, 7 वर्जन में किया है। हाँ, वो एडिट कस्टम लिस्ट के नाम से ही होगा। हाँ, आप एक बार चेक करना, आपको एडवांस में मिलेगा। हाँ अच्छा कोई नहीं, मैं किसी के वर्जन में होगा तो मैं चेक करके बता दूँ। हाँ आप भेज देना, मैं देख के बता दूँ आपको। हाँ ओके। जितेश जी आपने हैंड का रखा, मैंने आपको बहुत पहले ही अनम्यूट कर दिया था, शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा कि मैंने आपको बहुत पहले अनम्यूट कर दिया था। ज्योतिरंजन जी आप भी अनम्यूट हो? अच्छा, आप ही पूछ रहे थे? अच्छा हाँ पूछिए। हाँ आपका नाम पूछ सकता हूँ? जो ज्योतिरंजन जी देखिए, इससे पहले ही मैंने एक काम बताया था, जैसे आई कार्ड का था, मैंने बताया था कैसे बनाना है। फिर बताता हूँ। आप एक शेप लेने के बाद, है ना, आप यहाँ पे फिल कीजिए नो शेप, है ना, नो फिल कीजिए, और जैसा आपको लिखा हुआ है वैसा यहाँ पर टाइप करते, वैसा है जैसा है आपको वैसा टाइप करते चले जाइए यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैंने सारे काम बता रखे हैं शेप के अंदर, वो तो आपको वैसे ही बनेगा। शेप के अंदर ही आपको लेके काम करना पड़ेगा उस पर। बेसिकली जो आई कार्ड है, ये जो आई कार्ड बनते हैं आपके, नॉर्मली जो भी एडिटिंग होती है फोटो की, ज़्यादातर आपकी होती है फोटोशॉप पे, है ना। बेसिकली आप इसे वर्ड पे क्रिएट कर सकते हो, है ना। एक बार ये मुझे देना, एक बार ये जो फोटो आपने भेजी है मैं खुद क्रिएट करके आपको भेज दूंगा कि कैसे बनेगा पूरा प्रॉपर। ओके, है ना। तो एक बार आप घर पे शेप के अकॉर्डिंग क्रिएट करना। हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल, वही जो आपने पूछा था मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए, न्यू रूल का काम मैंने इसलिए कहा था कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो अभी समझिए। देखो न्यू रूल को मैं छोटा सा पढ़ाता हूँ। अब जैसे आगे आएगा ना टॉपिक, उसको 10 से 12 टॉपिक बताऊंगा उसके अंदर में कैसे काम करते हैं। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ शो करता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाता हूँ, ओके, यहाँ मैं सॉरी मैंने बॉटम क्लिक कर दिया, मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबा ले लें, कोई बात नहीं, इस पर लगा लेंगे काम। जैसे कि मैंने इस सेल पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ए लिखा, ठीक है, मैं कहीं कहीं सेल पे ए लिख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे आज को स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना यहाँ पे। अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप हैंड कर सकते हो, या फिर आप वैसे सारे अनम्यूट हो, आप मुझे बता सकते हो कि सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके
मैं नॉर्मली यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ न्यू रूल के लिए, मैं को समझाऊंगा कुछ अभी। है ना, एग्जाम्पल में मान लो मैं कुछ ऐसे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिए। अब न्यू रूल की देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वैसे क्या काम होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलेस्ट देन, टॉप 10, टॉप बॉटम आइटम, ऐसे ढूंढने का काम होता है हमारे, है कि नहीं। नंबर पे काम होते हैं, कलर स्केल दिखाना, आइकन दिखाना। तो अब मैंने एक एग्जाम्पल आपसे पूछा सवाल कि इस सेल में जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ तक जितना सेलेक्ट किया उसके अंदर में जो भी अल्फ़ाबेट लिखे, ए और पी लिखे मैंने, अगर मैं आपसे कहूँ ए का कलर रेड कर दो, पी का कलर ग्रीन कर दो, तो कैसे करोगे। एक कंडीशन दी ना मैंने, कंडीशन दिया कि आपको जितने सेलेक्ट किए उनमें से ए का कलर होना चाहिए रेड, पी का कलर होना चाहिए ग्रीन। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम करते थे, किसी सेल को ग्रेटर देन से कलर करना, स्मॉलर देन से कलर करना, है ना, टॉप 10 को कलर करना, वैसे ही हमें ये करना है, ए भी जितने टैक्स लिखे, एक ए टैक्स वो सारे रेड कलर में हो, और पी टैक्स जो भी लिखे वो किस में हो, हमारे ग्रीन कलर में हो। तो कहाँ जाएंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ये जो लिखा न्यू रूल। अब न्यू रूल पे क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाएगा, न्यू फॉर्मेटिंग रूल। ओके, आपको जाना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे जाना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। आप फिर यहाँ पे सेल वैल्यू आएगा आपके सामने, इसे करो साइंटिफिक टैक्स, है ना। आप फिर यहाँ पे आपको जो टैक्स आपको एडिट करना है उस टैक्स को यहाँ पे लिखो, जैसे मुझे करना ए, मैंने ए लिखा। अब आप ए करने में ओके मत करना, अब हमें कलर भी डिसाइड करना है कि मैंने कहा ए का कलर रेड आना चाहिए, पी का कलर आना चाहिए ग्रीन। तो यहाँ फॉर्मेट पे जाइए, ओके, फॉर्मेट जाने के बाद आप यहाँ पे फिल पे जाना, फिल पे आपको जो कलर चाहिए आप चूज़ कीजिए। मैंने किया ए, मैंने रेड कलर किया, मैंने किया ओके। अगर रेड कलर प्रीव्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने किया ओके। अब देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ रेड हो गया। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया था, मैंने पूरे सिलेक्शन पे काम किया है, यानी कि ये जो भी मेरी सिलेक्शन, जो भी मैंने कोड अप्लाई किया है न्यू रूल में, वो मेरे ब्लैंक सेल पे भी अप्लाई हुए हैं। अगर इस ब्लैंक सेल में ए टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। अब सेम अगर पी का करना हो तो सेम स्टेप आपका यही है, दोबारा स्टेप देख लो। जिस टेक्स्ट पे जहाँ तक आपको एडिट कर, जहाँ तक आपको न्यू रूल लगाना है वहाँ तक सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, फिर आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जाना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सेल वैल्यू को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफिक टेक्स्ट पे, या आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट टाइप करो। जैसे मैंने टाइप करा पी, अब हमें इसका कलर करना है चेंज, तो आप किस पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, आप फिल पे क्लिक करोगे। आप चाहो तो बॉर्डर लगाना बॉर्डर लगा लो, फॉन्ट साइज़ बढ़ाना बढ़ा लो, है ना, जैसा आप देना वैसा आप एडिट कर सकते हो। मैं फिल पे गया, मैंने टेक्स्ट कर दिया इसका ग्रीन, ओके एंड देन ओके, हो गया। अब देखो अगर आप सेल पे ए लिखते हो तो रेड कलर होगा, पी लिखते हो तो ग्रीन कलर होगा, ओके। तो ये होता है हमारा न्यू रूल का काम। मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली वर्क समझाया है न्यू रूल का, बाकी टॉपिक जैसे बढ़ते रहेंगे न्यू रूल का काम मैं आपको एडवांस में बताता चला जाऊँगा आगे। तो आप सबको समझ में आ गया न्यू रूल का काम क्या होता है हमारा। कौन सा, मैनेज रूल। मैनेज रूल का काम होता है आपने जो काम किया है उसे मैनेज करना, कि आपको क्या डिलीट करना, क्या एडिट करना उसके अंदर में, वो चीज़ होता है आपका। मैनेज रूल में जाइए, देखिए आपके दोनों फॉर्मूले दिखा रहा है, शो कर रहे हैं दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे, एक पी कलर और एक रेड कलर में, है कि नहीं। अब जैसे मान लो आपको इस पर काम करना है तो इस पर आपने टिक किया और यहाँ आपने किया पे अप्लाई, तो यहाँ पे आपको आ रहा है एडिट का ऑप्शन, एडिट रूल पे जाइए। अब यहाँ पे अपने को रूल चेंज कर सकते हो कि आपको कलर चेंज करना है। फॉर्मूले चला गया मैं, आपको मैंने यहाँ कर दिया येलो कलर कर दिया, ओके ओके एंड देन ओके। ये मैनेज रूल का काम है आपका, जो भी आपने रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो चेंजेस करने हैं वो मैनेज रूल में जाकर चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया आपको। और कोई डाउट आपको, मैं इसके अकॉर्डिंग मतलब एक्सेल में और कोई डाउट है आपको, और कोई चीज़ पूछनी हो और कुछ नहीं पूछना आपको, तो चलिए मैं आपको आगे तो मैं सिद्धार्थ जी ने हैंड किया है। हाँ सिद्धार्थ जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताइए। हाँ क्योंकि मैं आपको और न्यू फॉर्मूले के बारे में बता रहा था। मैंने क्या कहा था आपको, फंडामेंटल क्लास में आपको न्यू फॉर्मूला बताऊंगा, तो फॉर्मूला का नाम है स्टैटिकल फंक्शन, है कि नहीं। कल वैसे लास्ट हमारी क्लास कहाँ तक एंड हुई थी, कल हमारा पूरा होम टैब भी कंप्लीट हुआ था, है ना, होम टैब भी कंप्लीट हुआ था ना। तो आज मैं बताऊंगा स्टैटिकल फंक्शन, ओके। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके न्यू शीट ले रहा हूँ,
ओके, मैंने शीट 3 ले लिया, यहाँ पे न्यू शीट ले ली। मैं थोड़ा शीट इंक्रीज़ कराऊँ यहाँ से। तो आज पढ़ाऊँगा आपको स्टैटिकल फंक्शन। तो ये देखिए आप, तो यहाँ मैंने पहला फंक्शन है, मेरा पहला फंक्शन हमारा एवरेज का, एवरेज। सेकंड फंक्शन है हमारा मैक्स। थर्ड है हमारा मिनिमम। फोर्थ है हमारा काउंट। फिफ्थ है और हमारा यहाँ पे सिक्स्थ है, ये हमारा काउंटिव। ओके, ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं स्टैटिकल फंक्शन के। तो एवरेज का काम बेसिकली आप सब बताइए, एवरेज का काम क्या होता है हमारा, बताइए। देखिए करना क्या है। तो आप जैसे मान लो कि मैंने लिए 5 स्टूडेंट ले लिए। किसी ने, देखो ये 5 दोस्त हैं, इन्होंने पैसे जोड़े हैं, समझा रहा हूँ, ये 5 दोस्त हैं, इन्होंने अपने अपने जेब से पैसे निकाल के जोड़े हैं, और ये सब चाहते हैं सब पे एकदम बराबर पैसे बटे, ना किसी पे कम ना किसी पे ज़्यादा। जैसे कि किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 12 रुपये दे दिए, है ना। किसी के पास क्या कहते हैं यहाँ पे 20 रुपये थे, किसी ने 20 रुपये ऐड किए, किसी ने 15 रुपये दे दिए, तो किसी ने 5 रुपये दिए। 5 रुपये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा। तो अब ये क्या चाहते हैं सारे दोस्त कि सब पे बराबर पैसे बटे, ना किसी पे कम ना किसी पे ज़्यादा। तो क्या करेंगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे एवरेज का, क्योंकि एवरेज का होता है सब पे इक्वल नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देता है, इक्वल टू एवरेज। एवरेज हो गया। ये आपसे मांग रहा है नंबर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए, वहाँ तक मैंने दे दी रेंज दे दी मैंने। तो मैं करना था ब्रैकेट क्लोज, और मैंने किया एंटर। सब पे कितने रुपये बटेंगे, 12 रुपये पॉइंट 4 पैसे सब पे बटेंगे। तो ये होता है हमारा एवरेज का काम, है ना। समझ में आपको एवरेज, है ना। अब जैसे कि ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम मैं आपको समझाता हूँ। मैंने करा कॉपी, यहाँ क्या मैंने पेस्ट। देखिए मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि पीछे से नॉइज़ आ रहा है ज़्यादा। मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। तो अब देखिए मैक्सिमम का काम क्या होता है, सबसे मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना, इक्वल टू मैक्स ओपन। अब क्या बोला, आपसे नंबर मांग रहा है तो आपको नंबर ही दे दीजिए जा सारे। अब एक साथ सबकी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस कीजिए एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा 20 है। मिनिमम का काम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना, मिनिमम। रेंज दे दी मैंने, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका 5 नंबर है। काउंट, इसका काम क्या होता है कि जितने सेल पे हमने काम किया तो सेल को गिन के बताना कि हमने कितने सेल पे काम किया है। काउंट, वैल्यू मांग रहा है तो हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे एक साथ। क्या करेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, क्या करेंगे एंटर। करने पे क्या आएगा आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी आपने जिस सेल पे काम किया था उतने सेल गिन के बता रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपने जितनी रेंज दी है, यहाँ आपने यहाँ तक रेंज दी है, अगर इस रेंज के बीच में कहीं ब्लैंक सेल हुआ तो उसे काउंट नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने कर दिया डिलीट, तो देख सकते हो जो आपने रेंज दी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने रेंज दी है, अगर इसमें ब्लैंक सेल है तो काउंट उसे काउंट नहीं कर रहा। समझ में आ गया, ये सिर्फ ओनली फिल सेल को काउंट करता है, जिस पे आपने काम कर रखा है उसी सेल को ये काउंट करता है। काउंट इफ़, इसका काम क्या होता है, ऐसे यहाँ लिखा मैंने 15, एक 15 ये रहा, एक 15 ये रहा। इसका काम होता है डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट करना, इक्वल टू COUNT काउंट इफ़। काउंट इफ़ क्या मांग रहा है, आपसे फॉर्मूला पढ़ो। रेंज मांग रहा है तो रेंज मैंने दे दी यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा दिया मैंने यहाँ पे। ओके, क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया, जो आपने रेंज दी है इसमें से आपको क्या फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना 15, यहाँ करा मैंने ब्रैकेट क्लोज, मैंने करा एंटर। तो आपको बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में 15 कितनी बार है, 2 बार है हमारा, 2 बार है। अब काउंट और काउंट दोनों का काम होता है गिनना।
अब इधर देखिए, काउंटा, तो ये भी आपसे मांग रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो मैं पूरी रेंज देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किए एंटर। तो देखिए ये भी आपको सेल काउंट करके बता रहा है कि हमने कितने सेल पे काउंट किया है। जैसे आप सबके मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर काउंटा दोनों काम एक ही कर रहे हैं, काउंट भी सेल को काउंट कर रहा है और काउंटा भी सेल को काउंट कर रहा है। काउंटा में भी यही फीचर है कि वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। मैंने इसको भी ब्लैंक रख दिया तो ये इसको भी काउंट नहीं करेगा। सिद्धार्थ जी, हाँ आपने अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपने हैंड किया था। काउंट इफ्स, ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये काउंट है वो क्लियर करके फिर आपको काउंट इफ्स के बारे में दोबारा समझा दूंगा। तो ये देखिए काउंट और काउंटा में क्या फ़र्क है। काउंट में अगर जो जहाँ कहीं भी मैं अगर मैंने अल्फ़ाबेट लिखा हो, अगर देखो ये जो मैंने काउंट का काम किया, मैंने यहाँ से रेंज सेलेक्ट करी है, इस रेंज के बीच में एक अल्फ़ाबेट का टेक्स्ट भी है, तो काउंट से काउंट नहीं करेगा। काउंट का काम होता है सिर्फ नंबर को काउंट करना, ना कि अल्फ़ाबेट वाले सेल को काउंट करना। लेकिन काउंटा में ऐसा नहीं है, काउंटा आपके अल्फ़ाबेट वाले सेल को भी काउंट करता है। अब देखिए करा ना काउंट, काउंटा आपके अल्फ़ाबेट वाले सेल को भी काउंट करता है, जबकि काउंट आपके अल्फ़ाबेट के सेल को काउंट नहीं करता। ये फ़र्क है काउंट और काउंटा में। जैसे आपने पूछा है कि काउंट इफ़ का काम एक बार दोबारा समझा देना, मैं दोबारा समझाता हूँ। काउंट इफ़ का काम होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे हैं, इनमें ये नाम कितनी बार डुप्लीकेट है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और मैं लिखा यहाँ पे ईस्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक सिलेक्ट किया, इसमें ईस्ट कितनी बार है। मैंने पूछा ईस्ट कितनी बार है, तो क्या करोगे। अभी वैसे नॉर्मली छोटी चीज़ है तो आप गिन के बता दो सर 2 हैं। वहीं अगर ये एक सेल से स्टार्ट हो और 1 लाख तक हो, उसमें ईस्ट कितनी बार डुप्लीकेट दिए गए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ फाइंड करने के लिए, तो आप फाइंड कर लोगे, टाइम जाएगा ना आपका। ये मान लो एक तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ को काउंट करते हुए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाख तक सेल में ईस्ट कितनी बार है। तो वो हमारा काम होता है काउंट इफ से। काउंट इफ होता है किसी एक चीज़ को गिन के बताता है कि वो इस रेंज में कितनी बार है। दार्जी आप अनम्यूट हो। अच्छा इफ्स, अच्छा काउंट इफ्स, देखो काउंट इफ्स का काम होता है वो मल्टीपल चीज़ को काउंट करता है आपके, है कि नहीं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे दिया है ईस्ट, ओके। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ भी लिखा मैंने, यहाँ लिखा देखो नॉर्थ, नॉर्थ। अब यहाँ देखिए ईस्ट में लिखा मैंने कोई भी काम कर दिया, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मली। आपने बोला काउंट इफ्स, तो इधर देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, बेसिकली एक बार दोबारा काउंट इफ़ का काम और काउंट इफ्स का काम समझाता हूँ। पहले मैं काउंट इफ़ का काम समझाता हूँ। काउंट इफ़ क्या करना है, इजिकल टू COUNT, काउंट इफ़। काउंट जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो मांग रहा आपसे पहले रेंज, तो आपने यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दी, ओके। फिर मांग रहा कॉमा, मांग रहा क्रिटेरिया, जो आपने रेंज दी उसमें से आपको क्या चीज़ ढूंढनी है जो डुप्लीकेट है, मुझे ढूंढनी 15। पहले काउंट इफ समझा रहा हूँ, फिर काउंट इफ समझाऊंगा। 15 फिर करा आपसे हमने ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल को ढूंढना है, यानी 15 जितनी बार है उसने काउंट किया है कि नहीं। तो काउंट इफ का काम ये होता है। अब अगर आपसे कोई कंडीशन ये पूछे कि इसमें जो ईस्ट है ना, ईस्ट है, उसके अंदर हमने कितने बार काम कर रखा है ये बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे, है कि नहीं। ईस्ट के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि एक ईस्ट ये है ना, जो है हमारा दिल्ली में, और एक ईस्ट है हमारा कहाँ है, हमारा गोवा में, ओके। तो अब यहाँ देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे करा कॉपी, यहाँ क्या मैंने पेस्ट, और ठीक है मैंने यहाँ भी क्या पेस्ट, और ये जो गोवा वाला है इसे मैंने कॉपी करा और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, और इसकी जगह कर दिया, ठीक है मैंने ऐसा कर दिया। आप एग्जांपल समझिए, अब इसको एक बार डिलीट मार देता हूँ, इसका कोई काम मत समझिए आप नॉर्मली। अब ये समझिए कि मैंने 2 ईस्ट है मेरे यहाँ पे, इस सेल में ईस्ट कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि ईस्ट को काउंट करना है तो आप सिंपल इस्तेमाल करोगे काउंट इफ़ का,
है ना। अब अगर मैं कहूँ मुझे वो बताए कि जो भी शख्स ईस्ट में काम कर रहा है, जो शख्स दिल्ली को संभाल रहा है, ईस्ट दिल्ली को संभाल रहा है, वो कितने, ये बताइए। लेकिन यहाँ पे ईस्ट है, लेकिन कोई ईस्ट को दिल्ली देख रहा है, कोई ईस्ट गोवा देख रहा है ना। तो मुझे देखना है जो भी ईस्ट दिल्ली को देख रहा है वो सारे कौन से हैं। अगर मैं काउंट इफ़ का इस्तेमाल करूँ तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सेल को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस सेल को तो काम आएगा नहीं, क्योंकि इस सेल को सिलेक्ट करते ही मुझे क्रिटेरिया पूछेगा कि मुझे क्या ढूंढना है इसमें से, तो इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई मल्टीपल क्रिटेरिया आपसे पूछे, मल्टीपल टॉपिक आए, मल्टीपल क्लोजिंग आए, तो इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ्स का, इक्वल टू COUNTIFS, काउंट इफ्स। ओके, यहाँ मैंने कहा ब्रैकेट ओपन, आपसे मांगा क्रिटेरिया रेंज 1, तो क्रिटेरिया रेंज 1 हुई मेरी ये। ओके, अब मुझे क्या ढूंढना है ना, मुझे क्या ढूंढना है। तो देखिए मैं नॉर्मली आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे क्या ढूंढना है। ओके, मुझे ढूंढना है ईस्ट ढूंढना है, किस में से ढूंढना है, दिल्ली में से। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सेल को करता हूँ मर्ज। ओके, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा सेल को ऊपर इंक्रीज करता हूँ कि आपको दिखे। इक्वल टू COUNTIFS, काउंट इफ्स। ये मांग रहा था क्रिटेरिया रेंज 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक रेंज दे दी, ये मेरी पहली रेंज है, कॉमा क्रिटेरिया रेंज 1 की क्रिटेरिया फर्स्ट दीजिए कि इसमें से आपको क्या ढूंढना है। मुझे ढूंढना है ईस्ट, सिलेक्ट किया ईस्ट, फिर मांग रहा है कॉमा। अब रेंज 2 दो कि मल्टीपल चीज़ क्या ढूंढनी है आपको इसमें से, मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे इसमें से ढूंढना है। ओके, फिर कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है जो रेंज आपने 2 दी इसमें से क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है दिल्ली। अब और कोई रेंज नहीं आपकी, ना ही और कोई क्रिटेरिया आपका कि दिल्ली में से आपको ये ढूंढना है, ये ढूंढना नहीं ना, तो सीधा करो ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप आंसर होता है, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 3 आएगा। यहाँ देखिए एंटर, क्या आ रहा है 3, यानी कि ईस्ट में जो ईस्ट जितनी भी ईस्ट है उसमें से दिल्ली में कौन कौन काम कर रहा है, दिल्ली कौन कौन सी ईस्ट है हमारी, 3 है आपकी यहाँ पे। मैं वैसा को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, समझ में आया आपको सिद्धार्थ? हाँ, 0 आ रहा था, तो अच्छा डाउट था, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए आपने जो भी फॉर्मूला अप्लाई है ना, फिल्टर लगा के करोगे तो देखो फिल्टर में आपका टाइम चला जाएगा, है कि नहीं। फिल्टर आपको 2 करने पड़ेंगे, आप ईस्ट पे फिल्टर करोगे, फिर आप दिल्ली पे फिल्टर करोगे, फिर इसको करोगे, है कि नहीं। तो वो आपको देखो फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ, आपको वो दिखाएगा कहाँ ईस्ट है कौन सी दिल्ली है, लेकिन काउंट तक आपको ही करना पड़ेगा ना, काउंट तो गिनना तो आपको पड़ेगा ना, एक एक करके 1 2 3 4 5 6 तक, है कि नहीं। तो ये काउंटिव क्या था, सीधा डायरेक्टली काउंट करके बताएगा आपको उसमें ये चीज़ कितनी बार है। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली के जगह लिख दूँ गोवा, तो बताइए ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा काउंट इफ्स का काम। आप ऐसा करना, जो भी इसमें आप काउंट इफ्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो डाटा, और उस डाटा पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो फॉर्मूले की फ़ोटो मुझे खींच के भेज देना। ओके, मैं बता दूंगा क्या मिस्टेक होगी आपकी उसके अंदर में, जो आपको अप्लाई में आंसर नहीं आ रहा होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटिव और ये काउंटा, समझ आ गया सबको। आप सारे अनम्यूट हो, आप मुझे बताओ आप सबको समझ में आया, काउंटिव, काउंटा, ये सारे समझ में आ गए सारे। तो ठीक है, एक छोटा सवाल का जवाब दे देना आप, अगर आप सबको समझ में आया है तो। मैं म्यूट करता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने आपको काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के बारे में भी समझा दिया, काउंट इफ़ क्या काम करता है और आपका काउंट इफ्स क्या काम करता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो सिंपली एक चीज़ का आप आंसर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, रैंडमली नंबर टाइप कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये जो नंबर है मेरे, अब बताइए लाख के अंदर कि हज़ार के अंदर है, ये नंबर मेरे 1000 के अंदर है ना, लाख के अंदर है, नहीं 4 लाख है, ऐसे 6 लाख, ऐसे हमारे नंबर हैं। तो अब मैंने यहाँ पे अमाउंट दिया है कि 4 लाख, जो भी अमाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक में
जो भी अमाउंट 4 लाख से ऊपर है वो गिन के बताओ कितने हैं। अब मैंने आप सबको कर दिया अनम्यूट। अब आप बताइए जो भी नंबर आपके 4 लाख से ऊपर है वो कितने हैं, आप गिन के बताइए। कैसे बताओगे? काउंट से करेंगे तो आप बताइए कैसे करेंगे। मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला। देखो ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आप घर पे करोगे अगर आंसर नहीं आया अभी में। हाँ बताइए। तो देखिए प्लस नहीं करना, हमें गिन के बताना है कि कितने सेल पे काम किया हमने, है ना। जो 4 लाख से ऊपर कितने सेल है, लेकिन आप एक एक करके करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा काउंट करने में। अच्छा तो देख लेते हैं एक बार करके। इजकल टू COUNT, है ना। काउंटिंग आपका यहाँ पे आ गया। टैब आपने कहा रेंज के अंदर ये हमें पूरा रेंज ले लेंगे, ठीक ना। फिर अपने कहा कॉमा देके क्राइटेरिया में 4 लाख ले लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो क्या करेंगे? एंटर। आप ये देखिए ये आपका 4 लाख से ऊपर अमाउंट है, ये भी 4 लाख से ऊपर अमाउंट है, ये भी, लेकिन यहाँ तो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका कारण बताता हूँ। आपने क्या करा यहाँ पे, इस रेंज में आपको क्या ढूंढना है। आपने 4 लाख दिया तो ये इस रेंज में 4 लाख को ढूंढ रहा है। ये 4 लाख से बड़े संख्या को नहीं ढूंढ रहा है, ये सिर्फ 4 लाख को ढूंढ रहा है। इसमें कहीं भी 4 लाख नहीं है, तो क्या दिखा रहा है? 0। समझे आप, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप घर पे ट्राई करना कि कैसे होगा। सिद्धार्थ जी आप अनम्यूट करें अगर आपको आंसर आता है। वील का काम था वर्टिकल डाटा निकालना। सिद्धार्थ आप अनम्यूट हो। हाँ बोलिए। हाँ 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 ये देखिए ये, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 आप सेंड कर दीजिए। तो अमरीन आपने पूछा कि वी लुकअप का काम क्या होता है, ये पूछा ना आपने। तो देखिए वी लुकअप का काम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, यानी मंडे को बताऊंगा वी लुकअप का काम, क्योंकि टाइम हो गया है। क्योंकि वी लुकअप को थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, है ना। वी लुकअप थोड़ा आपका लंबा टॉपिक है, तो आपको मंडे को बता दूंगा। एक बार दोबारा मुझे याद करना सर वी लुकअप के बारे में बता देना, तो मैं को वी लुकअप समझा दूंगा एक बार इस पर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, ये घर पर ट्राई करोगे आप, ठीक है। कोई भी नंबर को किसी और नंबर से अब आप काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, आपको ये फाइंड करना है। ओके तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। और सिद्धार्थ जी जो आपको डाउट्स है वो सारे आप मुझे ग्रुप में सेंड करो, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसके बारे में, है ना। क्या सॉल्यूशन है उसका, आप पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ बेसिक चल रहा है अभी आपका। मतलब कैसे? देखिए टैली और डीटीपी, देखिए मैं आप सबसे पूछूंगा जब क्लास हमारी कोर्स कंप्लीट होने वाला का बेसिक, तो आप सारे स्टूडेंट्स में एक राय पूछूंगा कि आप में से ज़्यादातर कौन से कॉमर्स के हैं और कौन से अदर साइट्स के हैं, ठीक है। देखो टैली मैं तभी स्टार्ट करूँगा बेसिक के बाद, जो ज़्यादातर अगर आपके बैच में अगर जितने भी स्टूडेंट आप क्लास ले रहे हो अगर वो सारे के सारे कॉमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स साइट्स के हुए तो मैं टैली स्टार्ट कर दूँगा, है ना। एक फॉर्म मैं आप सबको मैं बेसिक कंप्लीट होने से पहले ही आपको आप सबको ग्रुप में एक फॉर्म मिल जाएगा। आप सबको उस फॉर्म को सबमिट करके मुझे वापस सेंड करना है ना। अपना नाम, अपना एड्रेस जो भी लिखा होगा, फ़ोन नंबर, आपका कोर्स जो आपने कोर्स चूज़ किया है, ये सब उस फॉर्म में लिखे हुए रहेंगे। आप सबको फिल करके मुझे सबमिट करना है ना। ये काम रहेगा तो उस, है ना। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सब क्या कहते हैं, आप सबका नाम क्या है ना। तो मैं एक लिस्ट बना लूँगा ना आप सबके कॉन्टैक्ट लिस्ट की, है ना। तो डाटा, हाँ ना, स्टोर मेरे पे रहे। आप पूछिए। देखिए वही चीज़ मैं आपसे वही चीज़ तो आप सबसे कंफर्म करनी है मुझे कि जो अभी आप सामने में सब क्लास ले रहे हो उसमें ज़्यादातर कॉमर्स साइट्स के हुए तो मैं टैली स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं डीटीपी स्टार्ट करूँगा उसके बाद, है ना। हाँ नहीं टैली सिखाएंगे, ऐसे नहीं टैली टालेंगे, टैली सिखाएंगे। अगर ज़्यादातर अगर आपके क्लासमेट में कॉमर्स साइट्स के हुए तो टैली आपका बेसिक के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा,
है ना। अगर कॉमर्स कम रहे, मतलब अदर साइड्स के स्टूडेंट ज़्यादा रहे, जैसे साइंस हो गए, आर्ट्स हो गए, तो मैं बेसिकली क्या कहते हैं डीटीपी स्टार्ट करूँगा, यानी कॉलर ड्रॉ फोटोशॉप में स्टार्ट कर दूँगा। नहीं, डीटीपी सीखना ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले ही टैली कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आर्ट्स और साइंस वाले भी टैली कर सकते हैं। इतना कोई है ना स्पेशली रूल नहीं बना कि कॉमर्स वाले ही टैली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। ईडीसी में आपको सब पढ़ाया जाएगा, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, है ना। टैली सीखना पड़ेगा, टैली बैंकिंग लाइन में आपको टैली करना पड़ेगा, है ना। टैली आपका ज़्यादा देखो, जो भी कॉमर्स साइड से टैली कंफर्म ही उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिजनेस लाइन में टैली ही आएगा ज़्यादातर, है ना। आप सबको हाँ पूछिए, हाँ बोलिए। ये बेसिक में होता है आपका, ये बेसिक ही होता है डाटा एंट्री आपका, बेसिक आपका ये बेसिक ही रहेगा आपका, डाटा एंट्री के लिए बेसिक ही रहता है आपका। हाँ देखिए, अर्निंग तो यहाँ सब करना चाहते हैं, है कि नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अर्निंग नहीं करना चाहता। यहाँ मैं बैठा हूँ अर्निंग के लिए, आप बैठे हो सीख के अर्निंग करने के लिए, है कि नहीं। अर्निंग कौन नहीं करना चाहता। तो हाँ, क्या अच्छा मतलब कोर्स देखिए मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली अगर जिसको कंप्यूटर स्टार्टिंग से करना तो बेसिक तो पहले इंपॉर्टेंट ही होता है आप सबका। देखो बेसिक करने के बाद, बेसिक जो होता है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए होता है, इसका करने के बाद ऑफिस में कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आसानी से मिल जाएगी। डाटा एंट्री तक के भी काम इसमें ही होते हैं। डाटा एंट्री का काम बेसिकली क्या होता है, जो भी आपको डाटा मिलता है, जो मैंने आपको इन्वॉइस सिखाया था वर्ड में, एमएस वर्ड में इन्वॉइस सिखाया था, इन्वॉइस सिर्फ डाटा एंट्री वैसे होता है। आपको वैसा डाटा मिलेगा, आपको हूबहू वैसे क्रिएट करना पड़ेगा, और बस कुछ एडिटिंग आपको दी जाएगी करने के लिए कि इस बिल में ये नंबर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा बिल बनाना है, इसमें ये नाम हटाना है, इस नाम की जगह ये एड्रेस डालना है, ये एड्रेस डालना है। ये होता है डाटा एंट्री में काम आपका। आपको सेम इन्वॉइस मिलेगा, है ना, बस आपको जो एडिटिंग करने कहा जाएगा आपको वो एडिटिंग करके उसे बना के दिखाना होगा। उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड, हाँ पूछिए। देखिए बैंकिंग जो प्रॉपर होती है उसके लिए आपको कॉमर्स साइड्स, अगर कॉमर्स से हो तो आपको प्रॉपर चीज़ में बताई गई होगी। टैली में आपको काम करने के तरीके बताते हैं कि टैली में आप कैसे काम करोगे, है ना। जीएसटी कैसे काटोगे, टीडीएस कैसे करोगे, जीएसटी ऑनलाइन कैसे पे करोगे गवर्नमेंट को। वेस्टर्न यूनियन के बारे में तो वैसे इतनी जानकारी नहीं है, मैं देख लूँगा, है ना। कौन सा यूनियन के लिए, वो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, हाँ बोलिए। अच्छा देखिए इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, एक बार मैं सर्च कर लूँगा। हाँ मैं वो बता दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, है ना, कि उसके लिए ज़रूरी है कि नहीं। हाँ पूछिए। क्या पूछ रहे हो आप, आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ पूछिए। देखो कंप्यूटर में कोर्स आपके बहुत से होते हैं, मैं अभी गिनाने बैठूंगा तो आप बोलोगे सर कितने कोर्स बता दिया आपने। बहुत होते हैं, ऐसे बेसिक हो गया, डीटीपी, टैली, वेब डिज़ाइनिंग, एडवांस एक्सेल, एमएस रिपोर्टिंग हो गया आपका, है ना, वीवीए कोडिंग हो गया, और एक तरीके से आपका एथिकल हैकिंग हो गया, है ना, डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग हो गया आपका। बहुत सारे कोर्स होते हैं इसके अंदर में अवेलेबल आपके, है ना। देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो आपका डीटीपी में आ गया। सॉफ्टवेयर बहुत से होते हैं आपके, फोटोशॉप, कोरल पेज मेकर, इलस्ट्रेटर, है ना, ये सारे होते हैं आपके, है ना। एक आपका ऑटोकैड 2D 3D भी होता है आपका, इसमें आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो कोर्स बहुत होते हैं आपके, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, या फिर ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, कल ही बता दूंगा कि ये ज़रूरी है कि नहीं, है ना, सर्च करके। हाँ सिद्धार्थ जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, हाँ बोलिए पूछिए। हाँ 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 देखिए ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपको, हाँ देखो ज़रूरी नहीं है, मैंने इतना बताया कि आप डाटा घर में ऐसे क्रिएट करना, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेना, आपको उससे ऊपर वैल्यू फाइंड करके दिखानी है ना। मेरे को मतलब है फॉर्मूले से कि आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं, नंबर कोई भी आप टाइप कर सकते हो, है ना, नंबर से कोई मतलब नहीं है। बस मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे 4 लाख से ऊपर फाइंड करना है तो क्या अप्लाई करोगे फॉर्मूला,
वैसे ही अपने घर पे कोई भी आप नंबर लिख के किसी भी एक टेक्स्ट को लेके उससे ऊपर के नंबर को फाइंड या लो भी फाइंड कर सकते हो। चाहे आप मुझे इससे नीचे का नंबर फाइंड करके दिखा दो, चाहे ऊपर का नंबर गिन के बता दो, वही बात होगी। फॉर्मूला आपको वही लगेगा, जो लगेगा फॉर्मूला वही आपको लगेगा, स्मॉलेस्ट में ग्रेटर में। बस आपको फॉर्मूला करके दिखाना कैसे लगाओगे इस पर, है ना। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये 6 फॉर्मूले आप घर पे रिवाइज करना, और काउंट इफ का भी वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये मैंने वीडियो में ये बता दिया, तो वीडियो आपको सेंड मिल जाएगी आपको 10:30 11 बजे तक, तो आप कर देना। ओके, हाँ हाँ, क्या पूछिए। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको वो अलग से बताना पड़ेगा, इनकम टैक्स का कैसे करते हैं, मैं आपको वीडियो रेकमेंड कर दूंगा, और वो देख के फिल कर सकते हो इनकम टैक्स का कैसे फॉर्म भरते हैं।